Hello everyone and welcome back to the No Nonsense Education Platform all the way from नागपुर महाराष्ट्र। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में आपका पेपर नंबर 6 भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसी सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने रिवीजन बैच शुरू की है। ये रिवीजन वीडियोस आपको जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको पहले बता देता हूं। चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.6 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। ये चैप्टर नंबर 3 में का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक आपको मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 3.24 से लेकर 3.35 तक। आपको जुलाई 2024 वाला मॉड्यूल रेफर करना है फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन। यहां पर सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है द सेंट्रल क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें हमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ना है रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 2 मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 3 अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 4 सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबिलिटी में हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर ए ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी। तीसरा टॉपिक हमारे सामने आता है माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। तो टॉपिक नंबर 3.6 में कुल मिलाकर 3 मेन टॉपिक्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं और टॉपिक नंबर 3 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती है। तो तीसरे टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन 3 बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पोर्टर्स स्ट्रेटेजीज। नंबर 4 कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड रिसोर्स शेयरिंग। नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। नंबर 6 में हम पढ़ेंगे 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज बाय माइकल पोर्टर। उसमें सबसे पहली जेनेरिक स्ट्रेटेजी आपकी आती है कॉस्ट लीडरशिप। उसके बाद दूसरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी आपकी आती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और तीसरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी आपकी आती है फोकस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी में 3 प्रकार की स्ट्रेटेजी आपके पास आती है। जैसा कि आप देख रहे हो इंडेक्स में भी टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 5 तक हमारा उतना बड़ा लंबा टॉपिक नहीं है, तो ये हमारा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। फिर आप देखोगे 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज बाय माइकल पोर्टर, यानी पॉइंट नंबर 6 जो है वो एकदम डिटेल में हमें पढ़ना है। 3 प्रकार की जेनेरिक स्ट्रेटेजी माइकल पोर्टर भाई साहब ने हमें बताई है। पहला कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और तीसरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी आती है फोकस स्ट्रेटेजी। ये 3 स्ट्रेटेजी के नाम आप रट्टा मार लो, उसके अंदर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपको रट्टा मारना है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में हमें क्या क्या रिवाइज करना है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट बाय शेयरिंग रिसोर्सेस टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, situations favoring cost leadership, characteristics of successful cost leadership, risk of pursuing cost leadership, achieving cost leadership strategy. Number 7 advantages of cost leadership strategy, rivalry, buyers, suppliers, entrants and substitutes. Then disadvantages of cost leadership strategy. फिर पॉइंट नंबर बी दूसरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी क्या है माइकल पोर्टर ने बताई हुई, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसमें हमें क्या क्या रिवाइज करना है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, नेचर एंड चैलेंजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्री कंडीशंस फॉर परस्यूइंग डिफरेंशिएशन, आउटकम ऑफ सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन। नंबर 6 बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 लेवल पे आप अपने अलग आइडेंटिटी बना सकते हो और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 7 अचीविंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। नंबर 8 एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। इसमें भी
5 एलिमेंट्स है, राइवलरी, बायर्स, सप्लायर्स, एंट्रेंस एंड सब्स्टिट्यूट्स। उसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तीसरी जेनेरिक स्ट्रेटेजी हमारे सामने आती है फोकस स्ट्रेटेजी। इसमें हमें क्या क्या रिवाइज करना है? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी, रिस्क एसोसिएटेड विथ फोकस स्ट्रेटेजी, एग्जाम्पल ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। नंबर 5 टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। 2 प्रकार की फोकस स्ट्रेटेजी होती है, पहला फोकस्ड लीडरशिप, दूसरा फोकस्ड डिफरेंशिएशन। नंबर 6 अचीविंग फोकस्ड स्ट्रेटेजी, एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस्ड स्ट्रेटेजी। तो आपने देखा होगा हर स्ट्रेटेजी में हमें मीनिंग पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, देन टाइप्स हम देखेंगे, उसके बाद में उसको अचीव कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपको फोकस स्ट्रेटेजी में दिखा। सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में दिखेगा, सेम स्ट्रक्चर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में दिखेगा। फिर पॉइंट नंबर 7 में हमें पढ़ना है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी एंड नंबर 8 एक्टिविटी फॉर माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके से ये लंबा चौड़ा टॉपिक हमें रिवाइज करना है। इसका पहले हमने इंडेक्स पढ़ लिया, ब्लूप्रिंट पढ़ लिया, अब हमारे दिमाग में जगह बन गई है कि भाई साहब ये सारे टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है और याद करना है। चलो अब हम रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है द सेंट्रल क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। अगर मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके जैसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले और भी राइवल्स हो सकते हैं और भी फर्म्स हो सकती है। तो इस प्रकार के सिनारियो में हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, यानी हमारे कंपटीशन से हम अच्छा परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैसे ग्रैब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों को समझने के लिए ये 4 सेंट्रल क्वेश्चन हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक बिजनेसमैन को खुद को पूछने चाहिए और उनके सही तरीके से जवाब ढूंढने चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस को कैसे अचीव किया जाता है। सबसे पहला सवाल क्या है आपके सामने? वाई डू सम कंपनी सक्सीड वाइल अदर्स फेल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हर एक कंपनी को सक्सेस मिलेगा। तो कुछ कंपनीज सक्सेसफुल होती है और कुछ कंपनीज फेल होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सक्सेस वाले कौन से फैक्टर्स है और फेल होने के लिए कौन से एलिमेंट्स और फैक्टर्स या पॉलिसीज या डिसीजंस जिम्मेदार है। तब आपको पता चलेगा कि जहाँ पे फेलियर आता है वो हमें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करना है, जहाँ पे हमें सक्सेस मिलने के चांसेस है उन्हीं के पास हमें जाना है और सक्सेस प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स को ही हमें अपने रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। दूसरा सवाल, वाई डिड हिंदुस्तान मोटर्स डू सो वेल फॉर सेवरल डेकेड्स। अब ये हिंदुस्तान मोटर्स नाम की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी जो फिएट और एम्बेसडर नाम की कार बनाती थी। एकदम शुरुआती दौर का है ये। तो भाई साहब हिंदुस्तान मोटर्स ने बहुत समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्यों परफॉर्म किया, उसके रीजंस क्या है, क्या मार्केट में और कोई ऑटोमोबाइल प्रोवाइडर था या नहीं था, ऐसी सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। देन बेसिकली दूसरा सवाल आपको क्या पूछता है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में एक कंपनी देखिए जो बहुत सालों से प्रेजेंट है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फिर उसका रीजन ढूंढिए कि भाई साहब 50 सालों से, 40 सालों से, 60 सालों से अगर कोई कंपनी मार्केट में प्रेजेंट है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी है, तो उसके रीजंस क्या है। तीसरा सेंट्रल क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? हाउ डिड एप्पल रिटर्न फ्रॉम नियर ऑब्सोलेसेंस इन द लेट 90s एंड बिकम द वर्ल्ड लीडर एंड अ डोमिनेंट टेक्नोलॉजी कंपनी टुडे। तीसरा क्वेश्चन में हमें ऐसे सिनेरियो देखने हैं कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो एकदम अपने पीक पर थी, लेकिन वहां से वो बहुत ही रिस्की डिसीजंस लेके या फिर गलत डिसीजंस लेके मार्केट से बाहर होने की कगार पर आ गई, यानी ऑब्सोलीट होने की कगार पर आ गई। लेकिन फिर ऐसी कंपनी यानी एक एप्पल नाम की जो कंपनी थी भाई साहब, उसने टर्न अराउंड किया और मार्केट में खुद की जगह फिर से बनाई, यानी रिटर्न किया, उसने परफॉर्मेंस एनहांस किया। तो भाई साहब ऐसी कौन सी कंपनीज थी जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फिर
मार्केट उनका डाउन हो गया और फिर से ऐसी कंपनीज ने टर्न अराउंड करके मार्केट लीडर बने। तो आपको ये देखना है। तो बेसिकली ये चारों सवालों में आपको ऐसे अलग अलग सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर कंपनी सक्सेसफुल है और जहां पर कंपनीज फेल होती है। जब आप दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तब आपके पास एक नॉलेज बेस रेडी हो जाएगा जो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। चौथा सेंट्रल क्वेश्चन आपका क्या आता है? इन द इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री हाउ हैज इंडिगो एयरलाइंस मैनेज टू कीप इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स थ्रू बोथ गुड टाइम्स एंड बैड वाइल राइवल्स स्ट्रगल्ड। अब यहाँ पे इंडिगो वालों की तो भाई साहब आप पूछिए ही मत। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। तो ये एग्जाम्पल जब बनाया था, इंडिगो एयरलाइंस जो है वो डोमेस्टिकली बहुत सही परफॉर्म कर रही थी। तो बेसिकली आपको ये चार सेंट्रल क्वेश्चन में देखना क्या है? मार्केट पहले देखो, कौन सी कंपनी सक्सीड हो रही है, कौन सी कंपनी फेल हो रही है, ठीक है, उनके रीजन को जानने की कोशिश करो। फिर आप देखो कि अगर मार्केट में कोई एक मार्केट लीडर है तो वो उसके परफॉर्मेंस का राज क्या है, बहुत सालों से वो सही तरीके से ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कैसे कर रही है। तीसरा, ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिसकी पहले बहुत बढ़िया ग्रोथ थी, फिर कुछ कारणवश वो एकदम मार्केट में नीचे चले गए और यहाँ पे आके उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी टर्न अराउंड किया, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की कि वो वापस मार्केट लीडर बन गए, ठीक है। और चौथा सिनेरियो आपको क्या है? कोई एक कंपनी आइडेंटिफाई करो जो मार्केट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन उसी सेम इंडस्ट्री में जो अलग अलग बिजनेस, जो उनके उससे रिलेटेड बिजनेसेस है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज। तो ये सेंट्रल क्वेश्चन है, यहां पर आपको केवल एक ही चीज पर फोकस करना है, फैक्टर्स दैट लीड टू सक्सेस एंड फैक्टर्स दैट लीड टू फेल्यूर। ठीक है भाई साहब। टॉपिक नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नाम की जो टर्म है उसको हम समझते हैं। पहला, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का जो डिसिप्लिन है, जो प्रोसेस है, जो नॉलेज बेस है, वो किस तरीके से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में मदद करता है, उसका रोल क्या है। For most, if not all companies, यानी for most of the companies, achieving superior performance relative to rivals is the ultimate challenge. If a company's strategies result in superior performance, it is said to have a competitive advantage. Basically यहाँ पर क्या कहा गया है? सारी कंपनीज का एक हेम होता है कि भाई साहब उन्हें अपने इंडस्ट्री में जो उनके राइवल्स है उनसे अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, सुपीरियर परफॉर्मेंस देती है इन कॉन्टेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू देयर राइवल्स, ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब उस कंपनी के पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स development of competencies that managers can use to achieve better performance and competitive advantage for their organization. Strategic management involves, strategic management में क्या काम किया जाता है? Development of competencies यानी skill, knowledge base, patent, know-how, technology, processes, etc. Strategic management involves development of competencies that managers can use to achieve better performance. Development of competencies to achieve better performance and competitive advantage for their organization. Strategic management का role क्या होता है? Development of competencies that help to achieve better performance and competitive advantage. डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये रोल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर राइवल्स व्हेन कंपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका पॉइंट नंबर 2 में एकदम सही तरीके से बता दिया गया है। देन मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, it is a set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया गया है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है?
इट इज अ सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी। यूनिक फीचर्स मतलब कुछ ना कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी होगी, कुछ पेटेंट होगा, कुछ नो हाउ होगा, ट्रेडमार्क होगा, कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होगी उस कंपनी के पास जिसकी वजह से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो कस्टमर है वो सुपीरियर क्वालिटी या सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, it is a set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition। मार्केट में जितने प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है। दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट एंड इट इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट नंबर 2, 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 2, in other words, an organization is said to have competitive advantage if its profitability is higher than the average profitability for all firms in the industry। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपकी आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है सेम प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर, यानी क्या, सिग्निफिकेंट एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस अगर आप प्रोवाइड करते हो, हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हो। अगर किसी इंडस्ट्री का नॉर्म है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक्चुअल फिगर में नहीं दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। अगर हम ये मान के चले कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10% की मार्जिन होती है, प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अगर 10 लाख से 15 लाख के बीच में कार बेच रही है और प्रॉफिटेबिलिटी 25% है उसकी, तो ऐसा कहा जाएगा कि भाई साहब जो कंपनी इंडस्ट्री नॉर्म 10% प्रॉफिट है वहां पर वो कंपनी 25% प्रॉफिट कमा रही है। दैट मीन्स डेफिनेटली उस कंपनी के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इसी वजह से उसका परफॉर्मेंस सुपीरियर है, जिसकी वजह से वो हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पा रही है। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ऑल कंपनीज इन इट्स इंडस्ट्री। इफ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डोंट compete। अब ये जैक वेल्स भाई साहब कह रहे हैं, इन्होंने बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है। भाई साहब अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो मार्केट में आप compete करने की सोचो भी मत। तीसरा पॉइंट, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कैसे किया जाए? द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द अचीव्ड एडवांटेज ओवर राइवल्स when a company's profitability is greater than the average profitability of the firms in its industry। वही सिंपल एग्जांपल, आपको अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी लेवल पर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि कोई एक इंडस्ट्री है, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट 10% होता है, लेकिन आपकी कंपनी 25% या फिर 30% प्रॉफिट कमा रही है, तो जो डिफरेंस है यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रिफ्लेक्ट करता है। द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द अचीव्ड एडवांटेज ओवर राइवल्स व्हेन अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स इन इट्स इंडस्ट्री। इट इज अचीव्ड when the firm successfully formulates and implements the value creation strategy and other firms are unable to duplicate it or find it too costly to imitate। तो देखो भाई साहब, पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उसका मीनिंग फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कैसे किया जाता है। आप क्या करते हो, वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करते हो और जो अदर फर्म्स होती है आपके इंडस्ट्री में, वो इस वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली टू इमिटेट है, यानी कॉपी पेस्ट करना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी एंड पेस्ट या फिर डुप्लीकेट दिस वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी। तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कैसे करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन द फर्म सक्सेसफुली फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी एंड अदर फर्म्स आर अनेबल टू डुप्लीकेट इट और फाइंड इट टू कॉस्टली टू इमिटेट। तो बेसिकली वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी आप कैसे कर सकते हो? कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करो, कस्टमर को परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है तो मोबाइल ही, है तो टैबलेट ही, मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स और बहुत सारे टैबलेट्स है, लेकिन एप्पल का जो एक प्रीमियम ब्रांड नेम जो लोगों के दिमाग में घुस गया है,
तो वो लोग भाई साहब 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल स्टेटस सिंबल के लिए लेते, यानी क्या परसीव्ड वैल्यू उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की बहुत ज्यादा है, तो उसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एप्पल ने कुछ वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट की होगी, तभी आज उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू मार्केट में इतनी ज्यादा है और डिमांड इतनी हाई है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। नंबर 3, further, it can be said that a firm is successful in achieving competitive advantage only after other firms' efforts to duplicate or imitate fails। तो ठीक है, यहां पर सिमिलर बातें बताई गई है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आप देखना कितना लॉजिकली हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर हमारा मेन टाइटल क्या था? अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझने के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट कहां से होता है, उसका ओरिजिन क्या है, तो भाई साहब उसका ओरिजिन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डिसिप्लिन। विदाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जनरेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट नंबर 1 में हमने रिवाइज कर लिया। अब हमें ये पता चल गया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ओरिजिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में है। फिर हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमको मीनिंग समझ गया, तो फिर हमने क्या देखा भाई साहब, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जब हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर लिया, तो उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म ये एंश्योर कैसे करेंगे कि आने वाले सालों तक उसका बेनिफिट हमें मिले, यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। The sustainability of competitive advantage and a firm's ability to earn profits from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics of resources and capabilities। तो भाई साहब फिर से 2 की टर्म्स आपके सामने आ रही है, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी सस्टेन कर पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज है, और इन रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज के पास नीचे बताए गए 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो? ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएबिलिटी। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने जनरेट किए हैं थ्रू योर रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज और उसे ट्रांसफॉर्म किया है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, तो आप उसे सस्टेन कर सकते हो। ड्यूरेबिलिटी। The period over which a competitive advantage is sustained depends in part on the rate at which a firm's resources and capabilities deteriorate। यानी ये डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा रिसोर्सेस आपके पास होंगे, जितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज आपके पास होंगी, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, उतना ज्यादा पीरियड तक आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। इन इंडस्ट्रीज वेयर द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, प्रोडक्ट पेटेंट्स आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलीट। Similarly, capabilities which are the result of management expertise of the CEO are also vulnerable to his or her retirement or departure. On the other hand, many consumer brand names have a highly durable appeal। तो यहां पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आपकी रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बहुत ज्यादा समय तक प्रोलॉन्ग कर सको, लंबे समय तक उसको खींच सको, ताकि उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपके बिजनेस में आना चाहिए। देन transferability। Even if the resources and capabilities on which a competitive advantage is based are durable, it is likely to be eroded by competition from rivals। ठीक है भाई साहब, आपने competitive advantage जनरेट भी कर लिया, आप उसे अपने resources and capabilities के भरोसे सस्टेन भी कर लोगे, लेकिन आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है आपके कंपटीशन के ऊपर, आपके राइवल्स के ऊपर। तो ये राइवल्स जो है वो आपके लिए एक प्रकार का थ्रेट बनते हैं। द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलाइज ऑन देयर गेनिंग एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। जिस तरीके से आपने रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज का एक्सेस हासिल किया है, उसी तरीके से आपके राइवल्स भी हासिल कर सकते हैं, है ना।
The easier it is to transfer resources and capabilities between companies, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है जो रियलिस्टिकली आपके बिजनेसेस में एप्लीकेबल होती है. ये जो रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज है ये ट्रांसफरेबल होते हैं. जैसे अगर आपने किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, फाइनेंसिंग कराया, तो आपका राइवल भी फाइनेंस अरेंज करा सकता है. अगर आपने टैलेंटेड लोगों को हायर किया है तो आपका राइवल भी टैलेंटेड लोगों को हायर कर सकता है. आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया तो आपका राइवल भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर सकता है. अगर आपने किसी और कंपनी से टैलेंटेड लोगों को हायर करके ज्यादा सैलरी देके अपने कंपनी में लाया है तो आपके राइवल भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं. वो आपके एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देंगे और अपनी कंपनी में बुला लेंगे. तो यहां पर क्या कह रहे हैं ये लोग, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज अगर बहुत ज्यादा है, इजीली अगर आपके रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो सकती है, तब ऐसे केसेस में आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपके जो रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए, तब आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे. सी, इमिटेबिलिटी. इफ resources and capabilities cannot be purchased by a would-be imitator, then they must be built from scratch. अब imitability मतलब क्या? आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज इजीली कॉपी पेस्ट करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए. अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है तो आप वो क्या करेगा भाई साहब, वो आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, आपका प्राइसिंग कम हो जाएगा, है ना. इस तरीके से how easily and quickly can the competitors build the resources and capabilities on which a firm's competitive advantage is based? This is the true test of imitability. Example, in financial services, innovations lack legal protection and are easily copied. जैसे अभी हम HDFC बैंक अगर कंसिडर करते हैं तो HDFC बैंक ने कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली है तो उसको कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, उसमें कोई पेटेंट नहीं होता है. दुनिया की सारी बैंक्स, भारत की सारी बैंक्स उसको कॉपी पेस्ट करके सेम पॉलिसी बेचेंगी. LIC की पॉलिसीज को कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज LIC की उसके जैसी पॉलिसीज बेचती है ना. तो वो एग्जांपल यहाँ पर बता रहे हैं. इन फाइनेंशियल सर्विसेज इनोवेशंस लैक लीगल प्रोटेक्शन एंड आर इजीली कॉपीड. Here, the complexity of many organizational capabilities can provide a degree of competitive defense. Where capabilities require networks of organizational routines whose effectiveness depends on the corporate culture, imitation is difficult. Appropriability. Appropriability refers to the ability of the firm's owners to appropriate the returns on its resource base. Basically यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड होता है, तो उसी को कहा गया है एप्रोप्रिएबिलिटी. एप्रोप्रिएबिलिटी रेफर्स to the ability of the firm's owners to appropriate the returns on its resource base. Even where resources and capabilities are capable of offering sustainable advantage, there is an issue as to who receive the returns on these resources. This means that the rewards are directed to from where the funds were invested rather than creating an advantage with no actual reward to people टू इन्वेस्टेड कैपिटल. तो यहाँ पर आपका क्या होता है, रिसोर्स बेस अगर आप इजीली इरोड कर देते हो तो आपको अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा. ये जो एप्रोप्रिएबिलिटी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, वो प्रॉफिट को रिटेन करते हैं. रिटेन किए गए प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व में जाता है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है और कुछ वर्किंग कैपिटल में अप्रोप्रिएट किया जाता है. तो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से अप्रोप्रिएट करना ज़रूरी होता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करना है लंबे समय तक. तो 4 मेजर कंडीशंस होती है, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज में, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लंबे समय तक सस्टेन कर सकोगे. पहला ड्यूरेबिलिटी, दूसरा ट्रांसफरेबिलिटी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इमिटेबिलिटी एंड चौथा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एप्रोप्रिएबिलिटी.
ठीक है दोस्तों, चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नंबर 3, माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, strategies allow organizations to gain competitive advantage from 3 different bases। तो ये भाई साहब माइकल पोर्टर भाई साहब जो है, इनका कहना था कि भाई साहब स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो तो बनाई हुई स्ट्रैटेजीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिफरेंट बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में मदद करता है। पहला कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा डिफरेंशिएशन एंड तीसरा होता है फोकस। पोर्टर कॉल दीज बेसिक जेनेरिक स्ट्रेटेजीज या फिर बेस जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। These strategies have been termed generic because they can be pursued by any type or size of the business firm and even by not for profit organizations। तो बेसिकली ये कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो दीज 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। पॉइंट नंबर 2, 3 बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहला कॉस्ट लीडरशिप। अब यहां पर आपको ओवरव्यू दिया है। ये कॉस्ट लीडरशिप emphasizes on producing standardized products at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive। सिनेरियो क्या है, हमारे जो कंज्यूमर्स है वो प्राइस सेंसिटिव है। तो अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एट वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट। बहुत ज्यादा स्पेशलाइज प्रोडक्ट आपको नहीं देना है, जेनेरिक प्रोडक्ट देना है जो डेली बेसिस पे कस्टमर्स यूज करे और उनका आप प्राइस सेंसिटिविटी को टैप इन कर सकते हो। दूसरा, differentiation is a strategy aimed at producing products and services considered unique, industry-wide and directed at consumers who are relatively price insensitive। दूसरे प्रकार के consumers होते हैं जो price insensitive होते हैं, उन्हें unique experience चाहिए होता है, तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी वहां पर यूज कर सकते हो। तीसरा, focus means producing products or services that fulfill the needs of small groups of consumers with very specific taste। कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उनकी एकदम स्पेसिफिक टेस्ट के हिसाब से हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट की जाती है और उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार की जो स्ट्रेटेजीज है ये अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कॉस्ट लीडरशिप जो है वो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, फॉलो की जाती है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी जो है वो प्राइस इनसेंसिटिव कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है। और फोकस स्ट्रेटेजी जो होती है वो ऐसे कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती है जिनकी टेस्ट वेरी स्पेसिफिक होती है, जिनके पास पैसा होता है, वो लग्जरी बाय कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की जेनेरिक स्ट्रेटेजी होती है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ पोर्टर्स स्ट्रेटेजीज। Porter strategies imply different organizational arrangements, control procedures and incentive system। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो होती है वो अलग हो सकती है, कंट्रोल प्रोसीजर्स अलग हो सकते हैं, इंसेंटिव सिस्टम यानी रिवॉर्ड सिस्टम अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लार्जर फर्म्स विद ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज टिपिकली compete on cost leadership and differentiation basis, whereas smaller firms often compete on फोकस बेसिस। अब यहाँ पर जो है ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताया गया है। जो लार्ज फर्म्स होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं वो, और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का बजट उनके पास होता है तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो छोटी फर्म्स होती है जिनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक स्पेसिफिक नीश आइडेंटिफाई करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें उन पर फोकस करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके लिए बनाते हैं। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होगा मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी जो उनके लिए सूटेबल है वो फॉलो कर सकती है।
अब यहां पर देखो आपके सामने टेबल है, पहला क्या है कॉम्पिटिटिव स्कोप, दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये बेसिक फीचर आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो। फिगर माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी, उसका ये टेबल है। तो कॉम्पिटिटिव स्कोप, जब नैरो स्कोप आपका होता है तो आप कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है। जब आपका कॉम्पिटिटिव स्कोप नैरो होता है तो आप फोकस्ड डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, ये दो प्रकार के स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना सकते हो, फोकस्ड डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपका कॉम्पिटिटिव स्कोप ब्रॉड होता है तब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली आपकी अल्टीमेट स्ट्रेटेजीज है और ये आपका टारगेट मार्केट है। तो इस तरीके से आपको इस डायग्राम को, टेबल को समझना है, यूटिलाइज करना है। नंबर 4, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड रिसोर्स शेयरिंग। Porter stresses the need for strategists to perform cost benefit analysis to evaluate sharing opportunities among the firm's existing and potential business units. Cost benefit analysis मतलब क्या, आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एक और दो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको और कौन सा ऑप्शन लेट गो करना है, यानी कहां पे रिसोर्सेस इन्वेस्ट करने हैं, कहां पे रिसोर्सेस इन्वेस्ट नहीं करने। इसे क्या कहा जाता है, दूसरी भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप उसे कह सकते हो, या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आप उसे कह सकते हो। आपको यह देखना है कि मैक्सिमम रिटर्न कहां पे मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 1 में ज़्यादा है या ऑप्शन 2 में ज़्यादा है। उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करोगे कौन से ऑप्शन में आप अपना रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने वाले हो। Sharing activities and resources enhances competitive advantage by lowering cost or raising differentiation. In addition to promoting sharing, Porter stresses the need for firms to transfer skills and expertise among autonomous business units effectively in order to gain competitive advantage. Cost benefit analysis and resource sharing. तो यहाँ पर दो बातें बताई गई है। पोर्टर भाई साहब क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले या रिसोर्सेस को एलोकेट करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए। एंड रिसोर्स शेयरिंग, यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग कब, जब हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सबकी पेरेंट कंपनी अगर हम कंसिडर करेंगे तो इनका टेलीकॉम बिजनेस है, इनका ऑयल रिफाइनरीज का बिजनेस है, इनका मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में भी हो सकता है और रिटेल इंडस्ट्री में भी ये लोग काम करते हैं। तो एक पेरेंट कंपनी है, कॉमन रिसोर्सेस है, कॉमन स्ट्रेटेजीज है। तो इनका क्या कहना है कि भाई साहब जो आपके पास कॉमन रिसोर्सेस है, कॉमन स्ट्रेटेजीज है, कॉमन टैलेंट है, उसका बेनिफिट आपके अदर बिजनेस यूनिट्स को, ऑटोनॉमस बिजनेस यूनिट्स को भी मिलना चाहिए। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपको कंडक्ट करना है एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी आपको सिस्टम बना के रखनी है, ताकि आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है एंड पोटेंशियल बिजनेस जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, दोनों आप सही तरीके से कर सको। नंबर 5, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स सच एज type of industry, size of firm and nature of competition, various strategies could yield advantages in cost leadership, differentiation and focus. तो स्ट्रैटेजी कौन सी सिलेक्ट करनी है, 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज आपके सामने है। कौन सी कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। तो कौन से समय में कौन सी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, ये डिपेंड करेगा भाई साहब आप कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो, आपके फर्म का साइज क्या है, आपके ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम किस नेचर का है, आपके कितने एम्प्लॉयज है और नेचर ऑफ कंपटीशन आपकी इंडस्ट्री में किस नेचर का है, किस तरीके का है, यानी कट थ्रोट कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है या कोई कंपटीशन ही नहीं है, मोनोपोली है आपकी। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर आप डिसाइड करोगे
कॉस्ट लीडरशिप सही है, डिफरेंशिएशन सही है या फोकस सही है, या तीनों का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। देन 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज बाय माइकल पोर्टर। अब ये जो कॉस्ट लीडरशिप है आपकी, डिफरेंशिएशन है एंड फोकस है, इसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, उसका सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दैट एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट। यानी क्या, कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, तो उनको आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइज प्रोडक्ट नहीं देना है, उनका नीड, उनकी डिमांड, उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करना है। तो ब्रॉड मास मार्केट के लिए आप ये स्ट्रेटेजी यूटिलाइज कर सकते हो। लो कॉस्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम और अपने प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा और आपकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आपकी रिड्यूस होते चले जाएगी। नंबर 2, it requires vigorous pursuit of cost reduction in the areas of procurement, production, storage, and distribution of product or service, and also economies in overhead cost। तो लोग आप cost reduction कहाँ पे करोगे? प्रोक्योरमेंट यानी रॉ मटेरियल जो परचेस करते हो वहां पे आपको कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। प्रोडक्शन यानी आपका वेस्टेज कम होना चाहिए, प्रोसेसेस एकदम ऑप्टिमम होनी चाहिए। देन स्टोरेज, आपका स्टोरेज एकदम सही तरीके से होना चाहिए, वहां पे आपका कोई मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो आपके फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश सर्विसेज है, वो सही तरीके से सही समय में कम से कम कॉस्ट में कस्टमर्स तक पहुंच जाए। एंड ऑल्सो इकोनॉमीज इन ओवरहेड कॉस्ट, जो हमारी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसे कहा जाता है ओवरहेड कॉस्ट। Because of its lower cost, the cost leader is able to charge a lower price for its products than most of its competitors and still earn satisfactory profits. Example 1, McDonald's, McDonald's fast food restaurants have successfully followed low cost leadership strategy। तो यहाँ पर लो कॉस्ट के लिए किसका एग्जांपल दिया है? फूड इंडस्ट्री में, फास्ट फूड इंडस्ट्री में मैकडोनल्ड्स का। एग्जांपल नंबर 2, Decathlon Group's mega sports stores have been following low cost leadership strategy to gain इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो बीट कॉम्पिटिशन। तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में मैकडोनल्ड्स है एंड डिकैथलॉन ग्रुप है। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट बाय शेयरिंग रिसोर्सेज to build a competitive advantage. A primary reason for pursuing forward, backward, and horizontal integration strategies is to gain cost leadership benefits. Generally, cost leadership must be pursued in conjunction with differentiation. यानी भाई साहब यहां पर क्या कहा गया है? क्रिएशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट, यानी 3-4 अलग अलग चीजों को जब आप एक साथ यूटिलाइज करते हो, 3-4 अलग अलग स्किल्स को जब आप एक साथ यूटिलाइज करते हो, तब आपको सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, यानी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। A primary reason for pursuing forward, backward, and horizontal integration strategies is to gain cost leadership benefits. Generally, cost leadership must be pursued in conjunction with differentiation. A number of cost elements affect the relative attractiveness of generic strategies, including economies or diseconomies of scale achieved, learning and experience curve effects, the percentage of capacity utilization achieved, and linkages with suppliers and distributors. Other cost elements to consider while choosing among alternative generic strategies include the potential for sharing cost and knowledge within the organization, research and development cost associated with new product development or modification of existing products, labor cost, tax rates, energy cost, and shipping cost. This internal strategy of sharing resources to build a competitive advantage is called synergy benefit. तो भाई साहब क्रिएशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट में आपको क्या क्या कह रहे हैं वो लोग कि आपको बहुत सारी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। यहां पर कॉम्बिनेशन क्या कहा गया है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जब आप इंप्लीमेंट करते हो तब आपको कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट्स मिलना शुरू होता है।
देन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपको डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप यूज करते हो तो आपको उसका सही तरीके का बेनिफिट मिलेगा, जो एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आपको क्रिएट करना है तो कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को एक साथ यूटिलाइज करो। और यहां पर आपको एलिमेंट्स बताए गए हैं जिन एलिमेंट्स के ऊपर कॉस्ट लीडरशिप का इंपैक्ट पड़ने वाला है, और इन एलिमेंट्स को अगर आपने सही तरीके से ट्यून अप किया तो आपको सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, सिचुएशंस फेवरिंग कॉस्ट लीडरशिप, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, बिजनेस सिनेरियोज है जहां पर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें देगी। स्ट्राइविंग टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री कैन एस्पेशली बी इफेक्टिव when the market is composed of many price sensitive buyers। अगर आपके मार्केट में जो बायर्स है, जो कंज्यूमर्स है, वो प्राइस सेंसिटिव है तो आपको डेफिनेटली कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। when there are a few ways to achieve product differentiation, अगर आपका जैसे हमारा ये कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, विम लिक्विड हो गया, विम बार हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल पाउडर हो गया, वॉशिंग मशीन वाली पाउडर्स हो गई, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है आपको, तो वो क्या होता है, आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम दाम में अगर देते हो तो कस्टमर आपका वॉशिंग मशीन पाउडर यूटिलाइज कर लेगा। When there are a few ways to achieve product differentiation, यानी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग ब्रांडिंग करने में कोई मतलब नहीं बनता है, तो वहां पर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी हाईली बेनिफिशियल है। When buyers do not care much about differences from brand to brand, or when there are a large number of buyers with significant bargaining power, अगर आपके मार्केट में जो कस्टमर है उन्हें ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस प्रोडक्ट चाहिए जिसके वजह से जो प्रोडक्ट उनका डिमांड फुलफिल कर दे बस, या फिर अगर आपके मार्केट में बायर्स के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर है तो फिर आपको कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। The basic idea is to underprice competitors and thereby gain market share, driving some of the competitors out of the market। अब ये कॉस्ट लीडरशिप वाली स्ट्रेटेजी का यहाँ पे तो हमने एकदम चिल्लर एग्जांपल्स देखे। एक बहुत बड़ा तगड़ा एग्जांपल हमारे सामने क्या आता है, हमेशा हमें वही एक एग्जांपल याद आता है, वो है भाई साहब जियो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। उसने किया क्या, एक साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा यूज करने दिया लोगों को, बिल्कुल एकदम तरीके से। उससे हुआ क्या, जो बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग था हमारा इंडियन मार्केट में, डेटा जो बहुत ज्यादा प्राइसिंग बहुत महंगा था वो एकदम सस्ता हो गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता डेटा यानी सबसे सस्ता इंटरनेट आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में है। तो भाई साहब जियो वालों ने किया क्या, सिम कार्ड 99 रुपीज में एक्टिवेट करा दिए, वन टाइम चार्ज, और एक साल के लिए बढ़िया फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की। लोगों को आदत लग गई, फिर लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने अदर सिम कार्ड्स अपने सरेंडर कर दिए, जियो पर आ गए, और बहुत सारे लोगों ने प्राइमरी सिम कार्ड अपना जियो का रखा और सेकेंडरी सिम कार्ड जो उनका एग्जिस्टिंग था वो रखा। तो इस वजह से हुआ क्या, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, इनकी हालत खराब हो गई। वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर कर लिया, अब वो वी के नाम से, वीआई के नाम से बिजनेस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती है जिसकी वजह से मार्केट हिल जाता है। तो बेसिकली जियो ने क्या किया, अंडर प्राइस कॉम्पिटिटर्स एंड देयर बाय गेन मार्केट शेयर, ड्राइविंग सम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। Characteristics of successful cost leadership. A successful cost leadership strategy usually permeates the entire firm as evidenced by high efficiency। अब देखो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने इंप्लीमेंट की है तो वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है, ये आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचान सकते हो। अगर यहाँ पे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब आपने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। अ सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी यूजुअली परमिएट्स द एंटायर फर्म एज एविडेंस्ड बाय हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड्स, लिमिटेड पर्क्स, इंटॉलरेंस ऑफ वेस्ट, intensive screening of budget request, wide span of controls,
rewards linked to cost containment and broad employee participation in cost control efforts. Then नंबर 5, रिस्क ऑफ परस्यूइंग कॉस्ट लीडरशिप. अब जहां पर बेनिफिट है ना, वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क होता है. तो वो रिस्क क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का? द कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द स्ट्रेटेजी, देयरफॉर ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट्स डाउन. अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो तो आपके राइवल्स भी कर सकते हैं. और जब ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है तो ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइसिंग डाउनवर्ड्स ट्रेंड में दिखाता है और आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है. देन ये एक प्रकार का रिस्क है. दूसरा रिस्क क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में? दैट टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज इन द इंडस्ट्री may make the strategy ineffective or that buyers interest may swing to other differentiating features besides price. तो भाई साहब मार्केट एलिमेंट्स के ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार के रिस्क आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में हो सकती है. तो यहां पर आपको 2 सिनेरियोस बताए गए हैं. पहला, आपके राइवल्स भी सेम कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, इस तरीके का सक्सेस हासिल कर लेंगे. और दूसरा, इनोवेशन की वजह से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इनफेक्टिव या ऑब्सोलीट हो जाएगी, या फिर मार्केट में जो आपके कंज्यूमर्स है उनका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो सकते हैं. देन नंबर 6, अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप फॉलोइंग एक्शंस कुड बी टेकन. पहला, कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करने के लिए आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो. पहला, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. अगर आपको पॉसिबल है तो आप पहले से ही क्वार्टरली फोरकास्टिंग करके रखो कि आने वाले क्वार्टर में किस नेचर की डिमांड होगी, आने वाले साल में किस नेचर की डिमांड होगी. उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हो एंड बजटिंग करके रख सकते हो. ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स में कितना कस्टमर, सर्विस में कितना आपको रिसोर्सेस एलोकेट करने, वो पूरा प्लानिंग आप पहले से करके रख सकते हो. देन optimum utilization of the resources to achieve cost advantage. optimum utilization of resources मतलब resources waste नहीं होने चाहिए. then तीसरा, number C, achieving economies of scale, thus lower per unit cost of product and service. standardization of products for mass production to yield lower cost per unit. example of McDonald's, याद रखना. then point number E, invest in cost saving technologies and using advanced technology for smart efficient working. resistance to differentiation till it becomes essential. तो ये चीजें इंप्लीमेंट करके आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करा सकते हो, अचीव कर सकते हो. देन advantages of cost leadership strategy. A cost leadership strategy may help to remain profitable even with rivalry, new entrants, suppliers power, substitutes products and buyers power. Point number A, rivalry. Competitors are likely to avoid a price war. अगर आपके पास कॉस्ट लीडरशिप है, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को, कॉस्ट को कम से कम रख सकते हो, तो आपका जो राइवल होगा वो आपके साथ प्राइस वॉर इनिशिएट नहीं करेगा. सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स इवन आफ्टर कॉम्पिटिटर्स कंपीट अवे देयर प्रॉफिट्स. देन बायर्स. Powerful buyers or customer would not be able to exploit the cost leader firm and will continue to buy its products. Number C, suppliers. Cost leaders are able to absorb greater price increases from suppliers before they need to raise prices for the customer. तो basically cost plus sale value में का आपका अगर difference बहुत ज़्यादा है तो आपके पास उतना मार्जिन बचता है, उतना कुशन बचता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी एमआरपी या और प्राइस को आगे बढ़ाने की. नंबर डी, एंट्रेंट्स. लो कॉस्ट लीडर्स क्रिएट बैरियर्स टू मार्केट एंट्री थ्रू देयर कंटिन्यूअस फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन. पॉइंट नंबर ई, substitutes. Low cost leaders are more likely to lower the cost to induce existing customers to stay with their products, invest in developing substitutes and even purchase
पेटेंट्स। अब मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस विथ रिस्पेक्ट टू राइवल्स, बायर, राइवलरी, बायर्स, सप्लायर्स, एंट्रेंस एंड सब्स्टिट्यूट्स आपको कॉस्ट लीडरशिप में याद रखना है। फिर आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? Cost advantage may not last long as competitors may imitate cost reduction techniques. तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, ड्यूरेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। यहाँ पर दोनों चीजें आपको अचीव करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी प्रोडक्शन भी मैसिव लेवल पे आपको करना है और सेल भी मैसिव वॉल्यूम में आपको करना पड़ेगा, तब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को सस्टेन कर पाओगे। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया आपका। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का? कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप देयर कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, market research and development, but this approach can prove to be expensive in the long run. जब आप अपनी कॉस्ट कटिंग करते हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप खर्चा कम करने वाले हो। तो मेजरली ये देखा गया है कि जो भी व्यक्ति कॉस्ट लीडर्स होते हैं, जो कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, वो कंची कहाँ पर मारते हैं? एडवर्टाइजिंग में कम पैसा खर्चा करेंगे या पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे, मार्केट रिसर्च में पैसा नहीं डालेंगे या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं डालेंगे। लेकिन लंबे समय तक अगर आप ये चीज यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करते हो तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरियाज अ ग्रेट थ्रेट टू कॉस्ट लीडर। अगर किसी के पास टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ गया भाई साहब, तो वो आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, यहां पर हमारा कॉस्ट लीडरशिप का डिस्कशन होता है समाप्त। अब हम रिवाइज करते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट and involves the creation of a product or service that is perceived by the consumers as unique. The uniqueness can be associated with, अब ये जो डिफरेंशिएशन है दैट मीन्स यूनिकनेस है, आप डिफरेंशिएशन कौन से एरियाज में क्रिएट कर सकते हो? प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, technology, dealer network or customer service. These are some areas where you can perceive or create differentiation. Because of differentiation, the business can charge a premium for its product. Example, Domino's Pizza has been offering home delivery within 30 minutes or the order is free is a unique selling point that differentiates it from its rivals. तो बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर बताई गई है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। मीनिंग क्या होता है? दिस स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? क्रिएट यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। यूनिकनेस आप कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो? इन एरियाज में क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की यानी प्रीमियम प्रॉफिट कमाने की कैपेबिलिटी जनरेट होने के चांसेस होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? डोमिनोज पिज्जा। आपके पास बहुत सारी अलग अलग पिज्जा चेन है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, लापिनोज है, लेकिन आज मार्केट में डोमिनोज पिज्जा का जो नाम है, जिस प्रकार का मार्केट शेयर है, वहां तक फिलहाल कोई पिज्जा चेन नहीं पहुंच पाई है। क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, वो है 30 मिनट्स डिलीवरी और द पिज्जा इज फ्री। देन नंबर 2, नेचर एंड चैलेंजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्पेशली। अब यहाँ पर चैलेंजेस भी होंगे, बेनिफिट्स है तो रिस्क भी होगा, चैलेंजेस भी होंगे। वो चैलेंजेस कौन से हैं उसको देखो। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सफिशिएंटली मीट कस्टमर नीड्स। अब
कस्टमर जो है ना भाई साहब, पहले के ज़माने जैसा नहीं है जहाँ पर जब अवेयरनेस नहीं था। आज इंटरनेट की वजह से कंज्यूमर्स इतने शार्प है, कस्टमर्स इतने अवेयर है कि आप उनको आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाली बात है ना, अगर मार्केट में कोई साधारण प्रोडक्ट है जो काम चलाता है, फुलफिल कर देता है डिमांड को, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लोग उल्लू नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सफिशिएंटली मीट कस्टमर नीड्स और इफ रैपिड इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स इज पॉसिबल। तो ये दो सिनेरियोज में डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा। Durable products protected by barriers to quick imitation by competitors are in a better position. Successful differentiation can mean, अब जब आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा? सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन मीन ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर कंपैटिबिलिटी, lower cost, improved services, less maintenance, greater convenience or more features. Product development is an example of a strategy that offers the advantages of differentiation. Point number 3, preconditions for pursuing differentiation. Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyers' needs and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into a unique product that features the customer's डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स। तो प्री कंडीशन यानी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई इंप्लीमेंट करने से पहले भाई साहब, पहले मार्केट रिसर्च कर लो, कंज्यूमर के बारे में रिसर्च कर लो, अपना टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो और ये डिसाइड करो, ये आइडेंटिफाई करो कि भाई साहब आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए, और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ या ऐसी सर्विस को डेवलप करो जो उनके डिजायर से मिलती जुलती हो। तो ये प्री कंडीशन है, ठीक है। विदाउट मार्केट रिसर्च डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। Outcome of successful differentiation. A successful differentiation strategy allows a firm to charge a higher price for its product and to gain customer loyalty because consumers may become strongly attached to the differentiated features. Successful differentiation strategy का outcome क्या होता है? लॉयल कस्टमर्स यानी रिपीट बिजनेस यानी स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू। Then, special features that differentiates one's products can include superior service, spare parts availability, engineering design, product performance, useful life, gas mileage और ease of use. तो depending on your nature of product, इनमें से कोई भी क्वालिटी, इनमें से कोई भी फीचर वहां पर हो सकता है। That differentiates the product. Risk associated with differentiation. A risk associated with pursuing a differentiation strategy is that the unique product may not be valued high enough by customers to justify the higher price. When this happens, a cost leadership strategy will easily defeat differentiation strategy. अब यहाँ पर comparative analysis बताया गया है। देखो भाई साहब, डिफरेंशिएट किसी प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होना ये इंश्योर नहीं करता कि वो प्रोडक्ट हायर प्राइस में बिकेगा। अगर उसके जैसे सेम फीचर्स वाला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, एक प्रोडक्ट 1000 रुपए में अवेलेबल है और सेम प्रोडक्ट 500 या 600 रुपए में अवेलेबल है, तो लोग क्या देखेंगे, भाई साहब 1000 रुपए कौन पे करेगा ऐसे प्रोडक्ट के लिए, मैं तो 500 में खरीदूंगा, काम चला लूंगा, ब्रांडेड नहीं होगा तो भी चलेगा। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने खुद भी ये स्ट्रेटेजी, जब एज अ कंज्यूमर हम सोचते हैं तो हम क्या देखेंगे, यार 500 रुपए में अगर मेरा काम हो रहा है तो मैं 1000 फालतू में खर्चा क्यों करूं। सिमिलर बात होती है जैसे हम जूते चप्पल खरीदने जाते हैं, जैसे हम जीन्स खरीदने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, भाई साहब क्वालिटी मिलती जुलती है, मेरा काम हो जाएगा, अननेसेसरी ब्रांडेड जीन्स खरीद के मैं 3000-5000 रुपए खर्चा नहीं करूंगा, जेनेरिक खरीदूंगा, डेनिम का बढ़िया डेनिम का क्लॉथ है, बढ़िया सिलाई है, फिटिंग एक नंबर हो रहा है, तो मैं उसके साथ चले जाऊंगा। A risk associated with pursuing a differentiation strategy is that the unique product may not be valued high enough by customers to justify the higher price. When this happens, a cost leadership strategy
will easily defeat a differentiation strategy. तो ऐसे सिनारियो में कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी will easily defeat differentiation strategy. Another risk of pursuing a differentiation strategy is that competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. भाई साहब कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं लोग. Firms must find durable sources of uniqueness that cannot be imitated quickly or cheaply by the rival firms. Example: Amazon Prime offers delivery within 2 hours. This is quite difficult to imitate by its rivals, and thus differentiating factor helps it to lead the market. Now, basis of differentiation. There are several bases of differentiation, major being product, pricing and organization. 3 मेजर एरियाज में आप यूनिक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो. कौन से एरियाज है वो? प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्ट. Innovative products that meet customer needs can be an area where a company has an advantage over competitors. However, the pursuit of a new product offering can be costly. Research and development as well as production and marketing costs can all add to the cost of production and distribution. The payoff, however, can be great as customers flock to be among the first to have the new product. अब यहाँ पर product differentiation का example क्या बताया गया है? Apple iPhone has invested huge amount of money in research and development and the customers value that. They want to be among the first ones to try the new offerings from the company. Apple एक unique business case है. Apple के जैसा success, Apple के जैसा loyal customer, Apple के जैसी hype और किसी product के लिए आपने शायद ही देखी होगी. Then pricing. It fluctuates based on its supply and demand and may also be influenced by the customer's ideal value for a product. Companies that differentiate based on product price can either determine to offer the lowest price or can attempt to establish superiority through higher prices. अब pricing में आप cost leadership भी follow कर सकते हो या premium pricing वाला approach भी follow कर सकते हो. Example: Apple iPhone dominates the smartphone segment by charging higher prices for its products. Organization. Organizational differentiation is yet another form of differentiation. Maximizing the power of a brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to a company's success. Location advantage, name recognition and customer loyalty can all provide additional ways for a company to differentiate itself from the competition. Example क्या है organization level differentiation का? Apple has been building customer loyalty since years and has a fan base of consumers that are called Apple fanboys और fan girls. तो बेसिकली आपको थ्रू आउट एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्ट में, प्राइसिंग में एंड ऑर्गेनाइजेशन में सेम एग्जांपल कंटिन्यू रखा गया है. Achieving differentiation strategy. To achieve differentiation, following strategies could be adopted by an organization. Offer utility to the customers and match products with their taste and preferences. Basically पूरा का पूरा फोकस आपका कस्टमर्स पर होना चाहिए, उनकी टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, वही ऑफर उन्हें प्रोवाइड करिए. Elevate or improve performance of the product. Number C. Offer high quality product or services for buyer satisfaction. Number D. Rapid product innovation to keep up with dynamic environment. Number E. Taking steps for enhancing brand image and brand value. Number F. Fixing product prices based on the unique features of a product and buying capacity of the customers. तो इन अलग अलग स्ट्रेटेजीज को, छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करके, छोटी छोटी जगह पे ट्वीकिंग करके आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को अचीव कर सकते हो. Advantages of differentiation strategy. A differentiation strategy may help an organization to remain profitable even with rivalry, new entrants, suppliers power, substitutes products and buyers power.
राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके पास ब्रांड लॉयल्टी है तो ये एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, एक प्रकार का यूनिक फीचर हो गया। ये आपको एक सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। इट मीन्स दैट कस्टमर्स विल बी लेस सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीजेस as long as the firm can satisfy the needs of its customers. Buyers, they do not negotiate for price as they get special features and they have fewer options in the market. Suppliers, because differentiators charge a premium price, they can afford to absorb higher cost of supplies as the customers are willing to pay extra too. Entrants, innovative features are an expensive offer, so new entrants generally avoid these features because it is tough for them to provide the same product with special features at a comparable price. Substitutes, substitute product can't replace differentiated products which have high brand value and enjoy customer loyalty. Disadvantages of differentiation strategy, in the long term यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन, सस्टेनेबिलिटी में आपको चैलेंजेस फेस होने वाले हैं। चार्जिंग टू हाई अ प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर्स मे कॉज द कस्टमर्स टू स्विच ऑफ टू अनदर ऑल्टरनेटिव। अगर मिलता जुलता ऑल्टरनेटिव है तो कस्टमर सस्ते ऑल्टरनेटिव के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज वी सी अ शिफ्ट ऑफ आईफोन यूजर्स टू अदर एंड्रॉयड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, जैसे कि वन प्लस के लिए भी बहुत सारे लोग ऑप्ट करने लगे हैं। देन differentiation fails to work if its basis is something that is not valued by the customers. Home delivery of packed snacks in 30 minutes would not even be a differentiator as the consumer wouldn't value such an offer. तो basically differentiation तभी काम करता है जब consumer के दिमाग में वो क्रिएट हो, यानी कंज्यूमर एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई साहब ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसकी इतनी प्राइस जस्टिफाई होती है। तो दोनों तरीके का आपको यानी ओवरऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक ही सेगमेंट में फोकस करके आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल नहीं करा सकोगे। उसके बाद हमारा तीसरा जेनेरिक स्ट्रेटेजी क्या आता है? फोकस स्ट्रेटेजीज। अब मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। अ सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन एन इंडस्ट्री सेगमेंट दैट इज ऑफ sufficient size, has good growth potential and is not crucial to the success of other major competitors. अब फोकस, अब यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? अगर आपका मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका मार्केट है, तो फोकस मतलब आप किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हो। तो फोकस स्ट्रेटेजी आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब सफिशिएंट साइज है कस्टमर्स का, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स सफिशिएंट है आपके मार्केट में, हैज गुड ग्रोथ पोटेंशियल यानी रिपीट बिजनेस भी आपके पास आना चाहिए, इज नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ अदर मेजर कॉम्पिटिटर्स। तो ये तीन बातें अगर है तो फोकस स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। Strategies such as market penetration, new product for existing customers. Market penetration मतलब क्या? New product for existing customers and market development मतलब new product for new customers. Strategies such as market penetration and market development offers substantial focusing advantages. Mid-size and large firms can effectively pursue focus-based strategies only in conjunction with differentiation or cost leadership-based strategies. All firms in essence follow a differentiated strategy. Because only one firm can differentiate itself with the lowest cost, the remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their products. यानी इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो इंडस्ट्री में एक ही ऐसा लीडर होगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। तो अगर आपको कॉस्ट लीडर या फिर कॉस्ट लीडरशिप में खुद को डिफरेंशिएट करना है तो वो मार्केट में एक ही जगह है। अगर वो किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है तो आपको खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई और पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। नंबर 2, effectiveness of focus strategies. Focus strategies are most effective in these two scenarios: when consumers have distinct preferences or requirements and when the rival firms are not attempting to specialize in the same target segment. तो ये दो कंडीशंस अगर है तो आपकी फोकस स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रहेगी और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 3,
Risk associated with focus strategy. Risk of pursuing a focus strategy include the possibility of numerous competitors recognizing the successful focus strategy and imitating it, or that consumer preferences may drift towards the product attributes desired by the market as a whole. तो ये दो प्रकार की रिस्क होती है. एग्जाम्पल ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी. An organization using a focus strategy may concentrate on a particular group of customers, geographic markets, or on particular product line segments in order to serve a well-defined but narrow market better than competitors who serve a broader market. For example, Ferrari sports cars. Then, types of focus strategy. तो हमारे पास दो प्रकार की फोकस स्ट्रेटेजी होती है. पहला फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा होता है फोकस्ड डिफरेंशिएशन. फोकस कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है? अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट. कॉस्ट लीडरशिप, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा? आपका ये पूरा मार्केट है, आपका फोकस इस नैरो मार्केट पर है और इस नैरो मार्केट में आप कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपना प्रोडक्ट इस नैरो मार्केट में ऑफर करना चाहते हो. अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स कंपीटिंग बेस्ड ऑन प्राइस to target a narrow market. A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest prices in the industry. Instead, it charges low prices relative to other firms that compete within the target market. Firms that compete based on price and target a narrow market follow a focused leadership strategy. फिर focus differentiation में क्या होता है? A focused differentiation strategy requires offering unique features that fulfills the demand of a narrow market. यहां पर क्या होता है? Offering lower prices to narrow target market. and focused differentiation में क्या होता है? Offering unique features to the narrow target market. Similar to focused low cost strategy, narrow markets are defined in different ways in different settings. Some firms using focused differentiation strategy concentrate their efforts on a particular sales channel, such as selling over internet only. Others target particular demographic groups. Firms that compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focused differentiation strategy. For example, Rolls-Royce sells limited number of high-end custom-built cars. Achieving focused strategy. To achieve focused cost leadership or differentiation, following strategies could be adopted by an organization. तो ये चार प्रकार की माइक्रो स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हो. Selecting specific niche which are not covered by cost leaders and differentiator. Number 2, creating superior skills for catering to such niche markets. Number C, generating high efficiencies for serving such niche markets and developing innovative ways in managing the value chain. आप क्या करोगे भाई साहब? सिलेक्टिंग स्पेसिफिक नीश, ठीक है. देन सुपीरियर स्किल्स, ठीक है. हाई एफिशिएंसीज, ठीक है. एंड इनोवेटिव वेज. तो ये चार की पॉइंट्स यहाँ पर हमारे ध्यान में रखने हैं अगर आपको फोकस स्ट्रेटेजी को अचीव करना है तो. एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी. दो प्रकार के एडवांटेजेस है. प्रीमियम प्राइसेस कैन बी चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर focused products or services. Due to the tremendous expertise in the goods and services that the organizations following focus strategy offer, rivals and new entrants may find it difficult to compete. जहां पर expertise है तो उस expertise को match करना जरा difficult हो जाता है. Disadvantages of focused strategy. The firm lacking in distinctive competencies may not be able to pursue focused strategy. Due to the limited demand of product or services, costs are high, which can cause problems. In the long run, the niche could disappear or be taken over by larger competitors by acquiring the same distinct competencies. तो ये तीन प्रकार के disadvantages associated है focused strategy से. फिर आता है हमारा best cost provider strategy.
The new model of best cost provider strategy is a further development of the above three generic strategies. It is directed towards giving customers more value for the money by emphasizing on both low cost and upscale differences. The objective is to keep cost and prices lower than those of the other sellers of comparable products. यहाँ पर आपको जेनेरिक स्ट्रेटेजीज की डायग्राम दी गई है. बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी कैसे करोगे आप? लोअर कॉस्ट डिफरेंशिएशन. लोअर कॉस्ट में क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप. डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी एंड फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ठीक है, तो ये जनरल डायग्राम यहां पर दी गई है. Then, best cost provider strategy involves providing customers more value for the money by emphasizing on lower cost and better quality differences. It can be done through number 1 and number 2, offering products at lower price than what is being offered by the rivals for products with comparable quality and features, or charging similar price as by the rivals for products with much higher quality and better features. For example, Android flagship phones from OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo, etc. are all rooting for giving better quality at lower prices to the customers. They are following the best cost provider strategy to penetrate the market. अब यहाँ पर आपका एक एक्टिविटी दिया गया है. पहला एक्टिविटी फॉर माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी. यूज द ब्लैंक स्पेस. अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस ये दो कॉलम में थी, तो मैंने आपके लिए वो फिलअप करके रखा है. यूज द ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट ईच बिजनेस आइडिया टू आइडेंटिफाई विच जेनेरिक स्ट्रेटेजी इज बीइंग यूज्ड. तो यहाँ पर बिजनेस आइडिया है, इन बिजनेस आइडियाज में कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटेजी यूज की गई है वो हमें बताना है. पहला, building the best in class headphones with noise cancellation and प्रीमियम क्वालिटी ईयर कुशंस. यहां पर क्या किया जा रहा है? बेस्ट इन क्लास, प्रीमियम क्वालिटी, ये दो की वर्ड्स हमारे ध्यान में आए. तो फिर हमारा ध्यान क्या गया भाई साहब? यहां पर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा रहा है बेस्ड ऑन द फीचर्स एंड क्वालिटी. प्राइस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो यहां पर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है. रीजन क्या है? The business focuses on creating a unique and superior quality product with advanced feature like noise cancellation and premium design, appealing to customers who value quality over price. Then, providing maximum value features in a phone which is within the spendable limits of the middle class of India. यहाँ पर क्या बोला गया है? Providing maximum value features in a phone which is within the spendable limits. अब यहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी. द फोकस इज ऑन ऑफरिंग मैक्सिमम वैल्यू एट एन अफोर्डेबल प्राइस टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स इन द मिडल इनकम सेगमेंट बाय मेंटेनिंग लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी. देन, being in a position to dominate the glass manufacturing units across the country and thus यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू बीट कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पर क्या है कीवर्ड्स हमारे? बीइंग इन अ पोजिशन टू डोमिनेट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे के पूरे भारत में जो भी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनमें सबसे ज़्यादा उनको हम डोमिनेट कर सकते हैं. कौन से एरिया में? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब cost leadership strategy. The idea is to gain a cost advantage through large scale production and economies of scale, allowing the firm to reduce per unit cost and underprice competitors. Then, targeting the below poverty line individuals and providing them nutritional meals. अब यहाँ पर क्या हो गया? Focused cost leadership. टारगेटिंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से हमने एक नैरो सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. उन्हें हम क्या देने वाले हैं? न्यूट्रिशनल मील्स को प्रोवाइड करना है. तो बेसिकली हमारा क्या हो गया? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप. द कंपनी इज सर्विंग अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट बीपीएल इंडिविजुअल्स यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बाय ऑफरिंग लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस मील्स. द फोकस इज नैरो एंड द स्ट्रेटेजी रिलाइज ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी टू मेक इट सस्टेनेबल. तो मित्रों,
इस तरीके से हमारा ये जो लंबा चौड़ा टॉपिक था वो हमने 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो हमारा रिवीजन ऑफ टॉपिक नंबर 3.6 यहाँ पर होता है खत्म और ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोग हम आपके MCQs होंगे अगले वीडियो में। उसके अगले वीडियो में होने वाला है आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और उसके अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और फिर ये चैप्टर हमारा होगा समाप्त और चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।